इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पटना की हवा में घुल रहा है जहर, घर से निकले तो संभल के, मास्क पहनना जरूरी। शराबबंदी का कार्य देखेंगे मशहूर ऑफिसर के पाठक, चार्ज संभालते ही काम शुरू, कई जगहों पर छापेमारी। मगध विवि का कुलपति निकला धन कुबेर, 3 साल में 3 करोड़ की संपत्ति, दस्तावेज सीज। जीतन राम मांझी की बहू के बिगड़ल बोल, तेजस्वी को कहा अपशब्द, रोहिणी पर अब भी कायम। और बिहार के स्कूलों में फिर से शुरू होगा मिड डे मील, 1 करोड़ 19 लाख छात्र होंगे लाभान्वित। अब खबरें विस्तार से। पटना की हवा में अब धीरे धीरे लगता है जैसे जहर घुल रहा है। बाहर निकलने पर आंखों में जलन हो रही है। आंखें न्यूज 24 अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप जब पटना की सड़कों पर निकलें तो कृपया करके मास्क लगाकर निकलें। हवा में घुलता जहर कोरोना की तरह असर दिखा रहा है। मरीज कोरोना की तरह लक्षण लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की तरह ऑक्सीजन लेवल तेजी से डाउन हो रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। पोस्ट कोविड और स्मोकिंग करने के साथ अस्थमा के मरीजों में यह स्थिति अधिक देखने को मिल रही है। दीपावली के बाद से ऑक्सीजन में प्रदूषण के साथ चेस्ट संक्रमण बढ़ा है। बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की बात करें तो पटना में हवा काफी जहरीली होती जा रही है। पटना के ऑक्सीजन में प्रदूषण का स्तर 310 पहुंच गया है। यह स्थिति रेड जोन होती है और इस तरह के ऑक्सीजन में अधिक समय तक रहने वालों में सांस में लेने में तकलीफ तथा फेफड़े में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पटना में प्रदूषण का स्तर मुरादपुर में 263, राजवंशी नगर में 273, समनपुरा में 292 और राजकीय हाई स्कूल शिकारपुर में 204 हो गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अलर्ट किया है, इस तरह की हवा में अधिक समय तक रहने वालों में सांस की समस्या हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है यह कोरोना की तरह घातक है। कोरोना का असर भी फेफड़े पर हो रहा है और ऑक्सीजन में भी प्रदूषण का असर फेफड़े पर हो रहा है। 10 दिनों में अचानक से चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। हर दिन ओपीडी में 20 से 25 नए मरीज ऐसे आ रहे हैं जिन्हें कोरोना की तरह फेफड़े में परेशानी है। सांस लेने में तकलीफ के साथ चेस्ट इन्फेक्शन के मामले अधिक मिल रहे हैं। नए मरीजों में हवा में प्रदूषण का लेवल अधिक होना भी तय हो सकता है। ऐसे मरीजों पर ऑक्सीजन में प्रदूषण का असर काफी देखने को मिल रहा है जो पूर्व में कोविड संक्रमित हुए या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर अस्थमा के मरीज हैं। प्रतिदिन ओपीडी में 5 ऐसे मरीज आ रहे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण की तरह तेजी से सांस फूल रही है। ऐसे मरीजों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन हो रहा है। ऐसे मरीजों को भर्ती करने की नौबत आ रही है। हवा में प्रदूषण का जहर कोरोना की तरह ही फेफड़े के लिए खतरनाक है। ऐसे में सावधानी से ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। कोरोना की संभावित लहर को लेकर लोगों में डर है और इस बीच हवा में जहर से दोहरा खतरा है। इस दोहरे खतरे में खान पान के साथ शुद्ध हवा को लेकर काफी गंभीर होना होगा। अगर चेस्ट ऐसी हवा से कमजोर हो जाता है तो आने वाले दिनों में कोरोना की संभावित लहर आई तो संक्रमण का और असर कर जाएगा। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर उपाय करना होगा। पटना मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ NMCH के साथ अन्य अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों में सांस के रोगियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे मरीजों की कोविड की भी जांच करानी पड़ रही है, लेकिन 99% की रिपोर्ट नेगेटिव है। ओपीडी में बढ़ रहे मामलों को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में कोरोना से लड़ाई से पहले ही फेफड़ा कमजोर हो जाएगा। ये स्थिति काफी भयावह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24।
मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। जब उनके घर पर विजिलेंस का छापा पड़ा तो लोगों ने कहा कि वो तो एक शिक्षाविद हैं, उनके घर पर विजिलेंस का छापा क्यों पड़ा है। लेकिन जब विजिलेंस के अधिकारी उनके घर पर उनके दस्तावेजों को, उनके घर को खंगालने लगे तो देखकर सभी के तोते उड़ गए। 70 लाख रुपए कैश उनके घर से बरामद हुए हैं। यही नहीं, पिछले 3 सालों में 3 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काले कारनामों के माहिर खिलाड़ी निकले। अपने लोगों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर काली कमाई की। इसके लिए कुलपति ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए। जो लोग ड्यूटी करते ही नहीं थे उनके नाम पर अपने लोगों से फर्जी सिग्नेचर कराए, फर्जीवाड़ा कर सरकारी रुपए की निकासी की। इस काले कारनामे के जरिए कुलपति ने पिछले 3 सालों में 30 करोड़ की काली कमाई की और बिहार सरकार को इतने की चपत लगा दी। वहीं 70 लाख रुपया कैश, करीब 15 लाख की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी बरामद की गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई अभी भी चल रही है। इस खेल को खेलने में यूनिवर्सिटी के जिन लोगों कुलपति और उनके चहेतों का साथ नहीं दिया, वैसे लोगों को किसी न किसी प्रकार का गंभीर आरोप लगाकर नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह खेल से बोधगया स्थित मगध यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। यहाँ से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुर जिला स्थित वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटी से उन्होंने अवैध तरीके से खूब कमाई की है। ये बड़े खुलासे हुए हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई के दौरान कुलपति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। राज्य सरकार को इनकी तरफ से पर्दे के पीछे खेले जा रहे खेल की असलियत की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। इस मामले में इनपुट और सबूत जुटाने और कार्रवाई करवाने की जिम्मेदारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी नैयर हसनैन खान को सौंपी गई थी। इसके बाद उन्होंने टीम बनाई, फिर एक एक करके सारी जानकारी हासिल की गई। पड़ताल में मामला सही पाया गया, फिर सबूत जुटाए गए, तब जाकर 16 नवंबर को पटना में एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद टीम ने सुबह बोधगया से लेकर गोरखपुर तक में छापेमारी की। कई दिनों की पड़ताल और आज हुई छापेमारी के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई। कुलपति ने दोनों यूनिवर्सिटी में एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, उसकी कॉपी के साथ साथ सुरक्षा के नाम पर बहाल किए गए सिक्योरिटी गार्ड की संख्या और उनकी सैलरी को लेकर जबरदस्त तरीके से धांधली की है। अपने लोगों के साथ मिलकर फर्जी बिल बनवाए और उसे पास करवाया। सिक्योरिटी गार्ड की कुल संख्या 47 है, मगर कागज पर उनकी संख्या बढ़ाकर 86 दिखाई गई। बड़े सिक्योरिटी गार्ड के फर्जी नाम और उनके संख्या को आधार बना सैलरी के रूप में हर महीने मोटी रकम की निकासी हुई है। कुलपति के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिन फाइलों को स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी बोधगया स्थित यूनिवर्सिटी के ऑफिस में खोज रहे थे, वो सारी फाइलें कुलपति के गोरखपुर स्थित घर पर मिली। अब सवाल उठ रहे हैं, कुलपति इन फाइलों को अपने घर पर क्यों रखे हैं? इसका जवाब उन्हें देना होगा। कुलपति के घर से 5 लाख रुपए कैश मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 करोड़ रुपए से अधिक के चल अचल संपत्ति के मालिक निकले हैं। इनके घर से कई और डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़े बड़े एक्शन तो ले लिए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चर्चा एक व्यक्ति की है। उसका नाम है के पाठक।
जी हाँ, यह व्यक्ति बिहार में बहुत बड़ा एक नाम है और काफ़ी लंबे छुट्टी पर वो चले गए थे, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें याद किया है और शराबबंदी का पूरा कार्यभार अब के पाठक को दे दिया गया है। के पाठक एक दमदार ऑफिसर के रूप में बिहार में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैराथन बैठक के अगले ही दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेज तर्रार और कड़क अधिकारी के पाठक को मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की जवाबदेही दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक यह जवाबदेही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के पास थी, जो मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में थे। अब उन्हें इससे मुक्त कर दिया गया है। के पाठक 1990 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। इससे पहले भी के पाठक मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की कमान संभाल चुके हैं। वर्ष 2016 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में शराबबंदी कानून को लागू करने का फैसला लिया था, तब के पाठक को विशेष तौर पर इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। पाठक ने अपने कार्यकाल में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराया था, बल्कि शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चर्चा में भी आए थे। इसके अलावा वह बियाडा, गृह, पथ निर्माण, लघु जल संसाधन समेत जिस विभाग में रहे, वहां अपने कामकाज से चर्चा बटोरे हैं। राज्य सरकार के पाठक की विभाग में वापसी कर बड़ा संदेश देना चाह रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की इच्छा जता चुके हैं, उसमें के पाठक जैसे कड़क अफसर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विभाग में के पाठक की वापसी के बाद नीचे के अफसरों में भी खूब चर्चा हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके आने के बाद सुस्त और लापरवाह अफसरों पर पहले कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में अब 70,000 स्कूलों में मिड डे मील फिर से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 1,19,00,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। खबर है कि 8वीं क्लास तक मिड डे मील बहुत जल्द शुरू होगा। कोरोना महामारी के कारण बिहार के 70,333 प्रारंभिक विद्यालयों में बंद मध्याह्न भोजन योजना फिर शुरू होगी। अगले माह से 1 से 8वीं कक्षा तक के 1,19,00,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने की तैयारी चल रही है। इसके क्रियान्वयन में 2,32,000 रसोइयों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन निदेशालय की ओर से एक प्रस्ताव भी आपदा प्रबंधन समूह को भेजा जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में मध्याह्न भोजन पर कुल 2,262 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। इसमें केंद्रांश के तौर पर 1,426 करोड़ रुपए बिहार को मिलेंगे।
राज्यांश के रूप में 835 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना काल में बच्चों को चावल और मध्याह्न भोजन मद में खर्च होने वाली राशि दी जा रही है, लेकिन अगले माह जिस दिन से बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा उसके बाद अनाज देने और राशि के भुगतान की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। रसोइया को हर माह 1650 रुपए का मानदेय भुगतान भी हो रहा है। यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया है। इसे केंद्र ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का नाम दिया है। यह योजना वित्तीय प्रबंधन की नई व्यवस्था के तहत लागू हो रही है। नई व्यवस्था सिंगल नोडल एजेंसी की है। यह पूरी व्यवस्था कैशलेस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू ने इस बार तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने एक अपशब्द का प्रयोग किया है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी की बहू ने राबड़ी देवी की बेटी को टारगेट किया था। बिहार की सियासत में नए नए शब्दों की एंट्री हो रही है। भाषा की मर्यादा टूट रही है। पहले लालू प्रसाद यादव की भगचूनर वाले बयान में तूल पकड़ा, फिर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी ने लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य को लबरी बता दिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की गाली की गूंज हो रही थी कि दीपा मांझी ने एक बार फिर ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जिस पर सियासत गर्माती दिख रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को लबरा कह दिया। आरोप लगाया है कि उनके लोग राज्य में शराब बिचवा रहे हैं। दीपा मांझी ने दीपा संतोष मांझी के नाम से अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि लबरी बहन के लबरा भाई जी अनाज की रक्षा के लिए हमनी पोटली में सल्फास की गोली रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे। अब ओकरा कोई खाएगा तो ये में सरकार का करेगा। वैसे ही दारू बंद है। अब आपका लोग जहरीला दारू बेचवाएगा तो जनता मरबे ना करेगा। आप भी जागरूकता फैलाइए, सिर्फ आरोप मत लगाइए। अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहने वाली दीपा मांझी ने इससे पूर्व रोहिणी आचार्य को लबरी कह दिया था। साथ ही उन्होंने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान को लेकर उन्हें घेरा था। ट्वीट कर लिखा था कि कंगना रनौत के पता नहीं है कि हमरा जैसन के हमनी बिहारी गोबर पाथे लायक नहीं बुझते हैं। मालूम हो कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर कड़े निर्णय लिए हैं। इस क्रम में वरीय आईएएस अधिकारी के पाठक को मद्य निषेध विभाग की कमान सौंपी गई है। हालांकि विपक्ष की ओर से सरकार पर शराबबंदी में विफलता का आरोप लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार को विफल बताया। अब इसी पर मांझी की बहू का बयान आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। पटना में बिहार का सबसे बड़ा सबवे बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निरीक्षण किया है और अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें पार्किंग की सुविधा विशेष कर अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पटना में बिहार का सबसे बड़ा सबवे बनने जा रहा है। ये सबवे पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाला है। सबवे कनेक्शन की कुल लंबाई
1.5 किलोमीटर होगी। इसमें एक तरह की आर्ट गैलरी होगी जिसे दीवार पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया जाएगा, जिसमें भित्ति चित्र और मधुबनी पेंटिंग शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना म्यूजियम का जायजा लिया, वहां चलाए जा रहे अपग्रेडेशन और एक्सटेंशन कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पटना म्यूजियम के ग्राउंड प्लान, पटना म्यूजियम सबवे लेवल प्लान के साथ साथ पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम की अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी को लेकर प्रस्तावित सबवे की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाले अंडरग्राउंड टनल बनाने की योजना की विस्तृत जानकारी ली और निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम आते हैं और आगे भी आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें ताकि यहां आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। पाटलिपुत्र एक ऐतिहासिक स्थल है। पुरातत्व दृष्टिकोण से पटना म्यूजियम का यह स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण से पटना म्यूजियम के एक हिस्से में खुदाई कराना आवश्यक है ताकि पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति से यहाँ के इतिहास के बारे में और विशेष जानकारी मिल सकेगी। सीएम ने पटना म्यूजियम के जायजा के बाद बिहार म्यूजियम का भी निरीक्षण किया और पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाले अंडरग्राउंड पाथ के निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। दोनों म्यूजियम के निरीक्षण लेने के बाद नए प्रस्तावित बस अड्डे के निर्माण के लिए फुलवाड़ी शरीफ के मुरादपुर, बिहटा के नेवड़ा और कनौली में स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। रात को पारा गिर जाता है तो दिन में धूप उगाती है। ऐसे में लोगों की तबीयत खराब होना तो लाजमी है। अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी दवाओं को भी ध्यान में रखकर ही बाहर निकलें। वर्तमान में मौसम तेजी से बदल रहा है। राजधानी समेत प्रदेश का पारा सूरज ढलते ही काफी तेजी से गिर रहा है। वहीं दिन के 10 बजे के बाद वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। यह स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। अभी मौसम और सर्द होने के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में राजधानी और प्रदेश का मौसम काफ़ी तेजी से बदल रहा है। दिन में गर्मी रह रही है, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है तापमान में तेजी से गिरावट आनी शुरू हो जाती है। रात 8 बजे तक तापमान काफ़ी गिर जा रहा है। गया राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा है। गया में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगे इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के आकाश में आंशिक रूप से बादल मंडरा रहे हैं। वर्तमान में हवा की गति काफ़ी धीमी है। वर्तमान में बुजुर्गों को सेहत के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उनके लिए भी सूर्योदय के बाद ही घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सुबह में वातावरण में काफ़ी ठंड रह रही है। ऐसे में तड़के निकलना उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। साथ ही घर से बाहर निकलते समय बीपी की दवा जेब में रख लें। बाहर टहलते समय परेशानी होने पर बीपी की दवाओं का सेवन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। पटना की हवा में घुल रहा है जहर, घर से निकले तो संभल के मास्क पहनना जरूरी। शराबबंदी का कार्य देखेंगे मशहूर ऑफिसर के पाठक। चार्ज संभालते ही काम शुरू, कई जगहों पर छापेमारी। मगध विवि का कुलपति निकला धन कुबेर, 3 साल में 3 करोड़ की संपत्ति, दस्तावेज सीज। जीतन राम मांझी की बहू के बिगड़ल बोल, तेजस्वी को कहा अपशब्द, रोहिणी पर अब भी कायम।
और बिहार के स्कूलों में फिर से शुरू होगा मिड डे मील। 1 करोड़ 19 लाख छात्र होंगे लाभान्वित। फिलहाल के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।